ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक बेटा, तो आज हम लोग देखते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने ये भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको आगे और भी देखोगे, है ना। तो डिटेल में बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो HNO3 का मैंने एग्जांपल दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरह से बनता है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, एक डोनर होगा, डोनर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल होता है एक्सेप्टर, ठीक है। डोनर एक्सेप्टर मिलकर क्या बनाएगा बेटा, मॉलिक्यूल बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एरो का डायरेक्शन है वो डोनर टू एक्सेप्टर साइड होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया था HNO3 का, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन देखो, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और इसी डेटिव बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें भी इलेक्ट्रॉन का देखो शेयरिंग हो रहा है ना। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन, यह जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर 50% शेयरिंग हो रहा है ना। एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको अलग से ना पढ़कर इसको कोवैलेंट बॉन्ड में ही पढ़ा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई न्यू टाइप का बॉन्ड नहीं है, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने बताया था 3 टाइप का बॉन्ड है ना। तो जो पहला बॉन्ड था मैंने बताया था कि ये होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो तीसरा बॉन्ड था वो मेटालिक बॉन्ड था। याद आ रहा है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड में आता है। जो डेटिव बॉन्ड है ना, तो डेटिव बॉन्ड क्या है, एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। ये अलग से कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो जो 3 टाइप बॉन्डिंग है, यही मेन टाइप का बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज a type of covalent bond where electron is shared by one atom, ठीक है। तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये मैंने बता दिया यहाँ पर। कुछ और मॉलिक्यूल का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो। जैसे अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तुम्हें अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लोगे। अमोनिया का बनाओ बेटा, अपने बनाओ अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है वही सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 हाइड्रोजन के साथ। तो सेंटर में नाइट्रोजन होगा, है ना, और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें मालूम है, 5 होता है, ठीक है। तो एक इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से दूसरा इससे, तीसरा इससे शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा जो किसी से शेयर नहीं होगा, ठीक है। 3 को उसने शेयर कर दिया। एक वाला जो रेड कलर का दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैं ये दूसरा कलर में यूज कर रहा हूँ। ये जो क्रॉस वाला दिख रहा है ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन का है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयरिंग होगा। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसी तरह से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 + 2 + 2 6 हो गया। 2 यहाँ पर नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब सब शेयर्ड नहीं हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं होता तो क्या बोलते हैं बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, इस इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डेड पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर बोलोगे। तो उसको मेनली हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर 2 + 2 + 2 ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
है ना, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये क्या है बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने कल बताया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया। अब देखो एक और मॉलिक्यूल बना बेटा, ओजोन, ओजोन बना रहा हूँ, ओजोन को देखो, तुम लोग ट्राई करो बेटा, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाकर देखो कैसे बन रहा है ओजोन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O3 मॉलिक्यूल होता है बेटा, ओजोन का जो फॉर्मूला है O3। सर एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बता दो। बता रहे बेटा, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये जो ओजोन है ना इसी में आ जाएगा। सर हाँ, तो देखो यहाँ पर ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, 1 हुआ, 2 हुआ, ये तीसरा ऑक्सीजन मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2, ठीक है। और मैं ये रेड कलर से इस बीच वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैं इस दूसरे कलर से, थर्ड कलर से इसका मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा रहा हूँ, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूँ। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इस वाले बीच वाले ऑप्शन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले ऑप्शन से शेयर कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है ब्लू कलर का, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ पर भी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना बेटा। देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, जो रेड कलर का 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिल गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बीच वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यहाँ पर देखो बेटा इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं कराएगा। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन पाएगा बेटा, है ना। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर 1 वे शेयरिंग होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है केवल यही शेयर करेगा। ये अपना ये जो सेकंड ऑक्सीजन है बेटा, ये वाला ग्रीन कलर का जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस तरह से तुम बनाओगे, है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो देखो अब ये जो ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन रेड वाला मिल गया, लेकिन जो रेड वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ से ग्रीन वाला 2 ऑक्सीजन नहीं ले रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं ले रहा है ग्रीन ऑक्सीजन से, है ना। तो यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ है 1 वे हुआ है, केवल एक ही एटम ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ठीक है, इस बीच वाले ऑक्सीजन ने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो इस तरह का जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वे शेयरिंग हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बीच वाले ऑक्सीजन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, 2 + 2 + 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देखो 1 2, है ना, 2 लोन पेयर यहाँ पर है, 1 लोन पेयर यहाँ पर है और 3 लोन पेयर यहाँ पर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा,
2+2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अगर तुम यहाँ पर बॉन्ड बनाओगे, है ना, तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। इस ऑक्सीजन देखो, जो थर्ड वाला ऑक्सीजन है, जो ग्रीन वाला है ना, यहाँ पर 1 वे शेयरिंग हुआ है, इस बीच वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तो यहाँ पर एरो बनेगा, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओजोन का स्ट्रक्चर, इसको ओजोन बोलोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओजोन है। समझ में आया बेटा? जिसने भी पूछा था वो डेटिव बॉन्ड और बता दो। समझ में आ गया बेटा? ओके ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। सर इसमें सर ये सिंगल बॉन्ड भी तो बना सकते थे। नहीं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनता। देखो ये जो एक सिंगल लाइन इस तरह से होता है ना, इसका मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एटम ए और बी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस ए ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इस बी ने शेयर किया, इसलिए यहाँ पर फ्लैट लाइन आएगा। अगर ऐसे किया इसका मतलब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बी ने 0 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तुम इस तरह से लाइन नहीं बनाओगे, है ना, यहाँ पे इस तरह से लाइन नहीं बनाओगे, ठीक है। ये गलत नहीं हो सर, ये जाएगा। तीनों नहीं सर, ये तीनों आपस में सिंगल बॉन्ड भी तो बना सकते थे। यहाँ पे इन तीनों में इस तरह से बेटा, इस तरह से सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, फिर यहाँ पे ऐसे बना दूँ, फिर यहाँ पे ऐसे बना दूँ, इस तरह से। यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, यहाँ पे तुम देखोगे 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा। तो ये इसका आइसोमर होगा? नहीं, आइसोमर भी नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो आइसोमर है वो ट्रू स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट करेगा तभी उसका आइसोमर बनेगा। ये हाइपोथेटिकल आइसोमर तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो होता क्या बेटा, यहाँ पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है ना, यहाँ पर जो एंगल होगा 60 डिग्री एंगल होगा। और अगर 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर जो रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आगे बीएससी-पीआर थ्योरी में देखोगे, है ना। बीएससी-पीआर थ्योरी में आगे तुरंत इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताऊंगा ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ओजोन का यही स्ट्रक्चर, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, जो ओपन वाला स्ट्रक्चर इस तरह से यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जो क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर इस तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें कुछ चीजें और पढ़ना है तुम्हें, तो आ जाते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज बोलो सर। एक बार सॉल्वेशन और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस बता दो। सॉल्वेशन और लैटिस एनर्जी तो अलग अलग चीज बेटा, डिफरेंस तो पूरा अलग ही चीज है ना। बहुत पीछे चले गए, रुको देखते हैं क्या बताया था। हाँ देखो, लैटिस एनर्जी मैंने लिखवाया था डेफिनेशन, देखो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एक तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी ये है, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी दोनों सेम। हाँ बोलो सर। हेलो सर, आई एम a new student. What topic is going on, sir? It is molecular structure and chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure. Okay, sir. तो यहाँ देखो बेटा, लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा, जैसे कोई लैटिस बना हुआ है, लैटिस में मालूम है क्रिस्टल, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, जो एनर्जी लगेगा, तुमने इसको ब्रेक किया है ना, हर एक एटम को फ्री कर दिया। यहाँ पर जब हर एक आयन फ्री हो जाएगा, है ना, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलोगे। क्लियर? यस सर। अब आयन फ्री हो गया, जो आयन तुमने यहाँ बनाया वो फ्री हो गया, ये वाला आयन तुमने यहाँ पे आयन दिया था, ये आयन फ्री हो गया। अब ये आयन सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा, जो सॉल्वेंट तुमने लिया है सॉल्वेंट में घुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्वेंट में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। आयन क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट से इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो जब आयन सॉल्वेंट में घुल जाएगा कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो बेटा ये जो आयन दिख रहा है, ढेर सारे आयन्स है ना, लैटिस मतलब आयन्स को इस तरह से तुमने बनाया हुआ है। ऊपर मैंने बताया था NaCl का लैटिस किस तरह से होता है, कलरफुल डायग्राम था, तो उसमें बताया था बेटा ये जो पॉइंट्स है ये क्या होता है, आयन्स,
जब आयन सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो दो अलग अलग चीजें हैं, लैटिस एनर्जी अलग है, सॉल्वेशन अलग है, ठीक बेटा। यस सर। और कोई डाउट है? नहीं सर। तो आगे बढ़े बेटा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको चलते हैं बेटा, देखते हैं। तो कम टू द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, देखो यहाँ बताया गया है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, ठीक है। तो ये बताया गया फॉर्मल चार्ज क्या होता है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा हुआ था, एनसीईआरटी से लाइन लिया गया है बेटा, जो तुम्हारा बुक है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज का यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, और जो ऊपर लिखा गया उसी को फॉर्मुलेट कर दिया गया, यहाँ पर उसका फॉर्मूला बना दिया गया। सो फॉर्मल चार्ज एफ को एफसी लिखोगे, एफसी मतलब फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस एटम का तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और मैंने बता दिया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने बता दिया। तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर तुमने क्या बनाया, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैंने बताया था जो ओजोन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है ना, ठीक बेटा। यस। लेकिन यहाँ Yes, पर sir. देखो, यहाँ Yes, पर sir. एरो नहीं बनाया गया, यहाँ पर एरो नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। जब Yes, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मल चार्ज आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है, यहाँ का प्लस माइनस कुछ भी चार्ज आएगा, ठीक है। याद रखो जब कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज, कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो फॉर्मल चार्ज आएगा। तो उस फॉर्मल चार्ज को कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है बेटा, फॉर्मल चार्ज होता क्या है, तो फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे तुम कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो डेटिव बॉन्ड है, उसका कोई यूज नहीं है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह, वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर उसको कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके आगे हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो जहां पर ये एरो आया है उन सब एटम पर फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है, चार्ज आएगा, वहां पर कुछ रेसिडुअल चार्ज आएगा, ठीक है। और उसी चार्ज को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, अगर सिंपल लैंग्वेज पूछा जाए, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो एटम के ऊपर कुछ रेसिडुअल चार्जेज आएंगे, उसी रेसिडुअल चार्जेस को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो जब एग्जाम में पूछा जाए तो ये है, इसका डेफिनेशन तुम ये वाला लिखोगे, है ना। और दिमाग में समझने के लिए मैंने क्या बताया बेटा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो एटम के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है, तो चार्ज आएगा। और इसी चार्ज को तुम क्या बोलोगे, इसी चार्ज को तुम फॉर्मल चार्ज बोलोगे, ठीक बेटा। समझ में आया कि नहीं? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो ओजोन तुमने बनाया है, ओजोन मॉलिक्यूल, उसको मैंने नंबरिंग से यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। जहाँ देखो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर नंबरिंग कर दिया, ठीक है। तो ये एटम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो हर एक एटम पर हम लोग फॉर्मल चार्ज असाइन करेंगे कि यहाँ पर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा, एटम 2 पर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा और एटम 3 पर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नंबर 1।
तो एटम नंबर 1, तो मैं लिख रहा हूँ नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल चार्ज साइन करोगे इस ऑक्सीजन पर, तो थर्मल चार्ज ऑफ एटम नंबर 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फ्री एटम मतलब ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, कौन बताएगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो 6 जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लिख दिया, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तुमने यहाँ पर देखो बनाया है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस एटम बात हो रहा है यहाँ पे, ये एटम 1 है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर देखो, 1 है, हाँ 2 है, सॉरी 2 है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना टाइम बेटा यहाँ पर शेयरिंग इन्वॉल्व हुआ, देखो 2 यहाँ पर है, 4 ठीक है, और 2 यहाँ पर है, और 2 ये वाला है, तो 2 + 2 + 2 6 हो गया, है ना। तो 4 हुआ ना, मल्टीप्लाइड बाई 6 4 होगा ना। हाँ बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे तो इस ऑक्सीजन जरा, अब जो ये ऑक्सीजन है ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो तुम देखोगे एट ए टाइम तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ है, क्योंकि शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है ना, अपना कुछ शेयर करते हो, जिसको तुम शेयर करोगे उसके पास भी तो वो चीज होगा जो शेयरिंग में इन्वॉल्व है। तो 2 रुपए तुमने अपने फ्रेंड को शेयर किया, तो 2 रुपए जो है तुम्हारे फ्रेंड के पास भी तो होगा, ठीक है। तो अब इस एटम ने, एटम 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एटम 1 को शेयर किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम 1 के पास भी तो होगा, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये इसके पास भी है, इसके पास भी है ना, कॉमन है दोनों में, दिख रहा है बेटा यहाँ पर, तुमने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो कितने यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, 2 + 2 + 2 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 हो गया। सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे, क्या बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, ये देखो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैंने बोला बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने इसका स्टेप बनाया था, है ना। यहाँ पर देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं है, तो अमोनिया मैंने बनाया था, है ना। अमोनिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व है, देखो कॉमन है कि नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कॉमन एरिया में नहीं आ रहा है, कॉमन एरिया में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ये किसी कॉमन एरिया में नहीं आ रहा, केवल इसी ऑप्शन के पास है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 - 2 - 3, तो कितना आ रहा है बेटा, +1, ठीक है। तो इस एटम के पास, एटम 1 के पास कितना होगा बेटा फॉर्मल चार्ज, एटम 1 के पास +1 फॉर्मल चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं एटम 2 पर, एटम 2 पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं, नंबर 2, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 2, इस एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है वो निकालना है तुम्हें, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, नहीं ये 2 नहीं है, ये एटम है, यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, 2 + 2 4 है यहाँ पर, इतना बेटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा बेटा 4, ठीक है, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है बेटा 4 है, ठीक है। तो 6 - 4 - 2 = 0। जो एटम 2 है, एटम 2 पर 0 फॉर्मल चार्ज है, मतलब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं एटम 2 पर, ठीक है।
आ जाते हैं एटम नंबर 3 पर। सर एटम नंबर, हाँ बोलो। सर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैंने बता दिए, यहाँ पे 4 कैसा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे बेटा, इस ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 2। ठीक है बेटा, ये तो है यहाँ पे एटम नंबर 2 यही है ना, ये एटम Yes, नंबर 1 sir. एटम नंबर 2 है। तुम एटम नंबर 2 को निकाल रहे हो, तो एटम नंबर 2 में कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के साथ कितने एसोसिएटेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस ऑक्सीजन जो रेड वाला तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो इस ऑक्सीजन ने इसको शेयर किया, है ना, दिख रहा है बेटा Yes, कॉमन sir. एरिया में। तो अब Yes, इसको देखो, यहाँ पे देखो जो ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पर राउंड बनाया हुआ है, उसके अंदर देखो 2 इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो आ गया इसके साथ। तो अब ये 2 + 2 जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है, यही तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। जो Yes, sir. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे तुम्हें यहाँ लिखना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में लिखना है तुम्हें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो याद रखो एक लाइन मतलब 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन मतलब 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सर याद रखो। यहाँ देखो 2 लाइन दिखा रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा ट्रिपल बॉन्ड का? तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी देख सकते हो, या फिर तुम रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो थर्मल चार्ज थर्ड एटम में निकालना बेटा इस एटम 3 का। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन एटम। तो 3 ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 6 हो गया, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0. तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? यहाँ पर देखो कितने लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 6 हो गया। तो 6 - 6 हो गया, माइनस 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कोई एक लाइन है ना, सिंगल लाइन मतलब 2। ठीक है, ऊपर से भी देख लेते हैं बेटा, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने शेयर किया इसके साथ, तो देखो शेयरिंग में यहाँ पर जो कॉमन एरिया बेटा इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो मतलब जो थर्ड एटम है, थर्ड एटम के पास केवल 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तुमने यहाँ पर 2 लिख दिया। सो थर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 - 6 - 1, सो इट इज इक्वल टू -1, है ना। तो जो एटम 3 के ऊपर कितना थर्मल चार्ज आएगा? -1। तो अब अगर तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कोवेलेंट को, कोवेलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आएगा और तुम्हें एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज लिखना पड़ेगा। तो इस एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज बेटा? 0, है ना, 0 लिख दिया। एटम 1 के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आया था बेटा? +1. +1 लिख दिया। एटम 3 के ऊपर -1 लिख दिया। ठीक है, और जो 0 फॉर्मल चार्ज है मतलब न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल को लिखा नहीं जाता बेटा, है ना। तो 0 है, 0 नहीं लिखना, वहां पर हटा दो 0 को। ठीक है, हटा दिया, यहाँ पर +1 आ गया और इस ऑप्शन पर -1। तो अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था बेटा? पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह था? देखो यहाँ पे इस तरह से, है ना, इस तरह से था। तो अब यहाँ पे इस तरह से हो गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन ने जो बीच वाला सन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शोषण को दिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह भी सोच सकते हो। और जो बीच वाला ऑक्सीजन है वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको एक लाइन में बनाना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके ऊपर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर -1 चार्ज। जैसे ये देखो HNO3 का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया था, HNO3, ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं दिखा दिया था, लास्ट क्लास में तुमने बनाया था। ठीक है, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट किया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये HNO3 है।
उसी को मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये है NO3। तो यहाँ पर जो डेटिव बॉन्ड है उस डेटिव बॉन्ड को तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे कोवेलेंट बॉन्ड में? यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तुम बताओगे बेटा नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1। क्या लिखूं? +1। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखूं बेटा? -1। -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा NO3 का NO3 का कोवेलेंट स्ट्रक्चर। एक मैं और बना देगा बेटा CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया तुमने, फिर उसके बाद तुमने इस तरह से एरो वाला डायग्राम बना दिया है ना। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मल चार्ज आएगा, है ना। तुमने इसको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर? +1। कार्बन के ऊपर -1। ठीक है, तो इस तरह तुमने लिख दिया। तो ये तुम्हारा ट्रिक हो गया। ठीक है, तो ट्रिक भी मैंने बता दिया कि एक लाइन तुम कैसे लिख सकते हो, और ऊपर फार्मूला भी बता दिया कि इस फार्मूले से निकालोगे। ठीक है, तो दोनों समझ आएगा बेटा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भी मैंने बता दिया। फॉर्मल चार्ज एक टूल है जिससे तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो। उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। तो यही एग्जैक्ट डेफिनेशन बेटा इसी तुम एग्जाम में लिखोगे, है ना। और इसका फार्मूला ये बेटा, इस फार्मूले से तुम निकालते हो फॉर्मल चार्ज। ठीक है, और इसके बाद ट्रिक भी ये है बेटा कि जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक बेटा, समझ में आ गया? मैंने 3 एग्जांपल भी दे दिए बेटा। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें सर जो हमने वो बनाया था ओजोन का, तो हमने बनाया था डॉट स्ट्रक्चर सर। किसमें बेटा? जब हमने ओजोन का वो फॉर्मल चार्ज निकाला था अभी। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि सर इसमें सर ऑक्सीजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, सर इसमें -2 चार्ज आना चाहिए था। -2 बोल रहे हो यहाँ पर? यस सर। नहीं, यहाँ पर तुम, ये तो मैंने ट्रिक बताया था ना बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन ये है, तुम इस डेफिनेशन से निकालते हो। और बेटा ये भी जान लो, जो फॉर्मल चार्ज दैट इज नॉट द एक्चुअल चार्ज ऑन द एटम। ना यहाँ पर मैंने लिखा है लुईस, ओके लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ यहाँ देखो मैंने लिखा है वी मस्ट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है मैंने बेटा, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा? ओके सर। फॉर्मल चार्ज अलग है और जो चार्ज आता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से वो अलग चार्ज है। ठीक है, तो दिमाग में रखो जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो एक्चुअल चार्ज नहीं है, बस तुमने एक, है ना, एक मेथड बनाया हुआ है जिससे तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। सर जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तब सर जब वो एरो होता है वो हट जाता है ना, मतलब एरो हट गया आ जाती है। तो यहाँ पर तुम ट्रिपल लाइन बना दोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना दोगे। ओके सर। तो एक्चुअली तुम इससे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर ये आइडिया देखो बता देता हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। अगर तुम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हो ट्रिपल लाइन, ठीक है, तो यहाँ मतलब इस जो तुमने ये 3rd लाइन था यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ठीक है, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसका मतलब अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था दोनों में से केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, इस कार्बन के साथ चला गया। ठीक है, अब कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक चला गया एक रह गया, है ना। तो अगर यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से देखो यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड हो गया, है ना। यहाँ पर तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ था कैसे बना था बेटा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन जो बीच वाला ऑक्सीजन था इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को शेयर किया। ठीक है, तो अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किस स्ट्रक्चर में। ठीक बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन का है। तो होगा क्या बेटा, इसने तो एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है
ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर देगा, डोनेट कर देगा एक्चुअली में इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक एटम हो गया और इस ऑक्सीजन के पास भी एक एटम हो गया, है ना, ठीक बेटा। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। बीच वाला फिर ऑक्सीजन, उसका तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट सुनो हुआ तो है, तो पहले, वो लूज। बीच वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर +1 -1 हो गया। और एक्चुअली ये जो +1 -1 है वो रियल चार्ज को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। बस केवल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर +1 -1 लिखा गया है। आप बोलो, बोलो बेटा, कोई डाउट पूछ लो, आप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर पर इसमें जो बीच वाला सर ऑक्सीजन इस एटम केस है, के अंदर अगर, बोलो। अरे बोल दिया सर, मैं ये कह रहा था इस केस के अंदर अगर 2 डोनेट कर रहे हैं तो +1 चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -1। ये आइडिया हाँ, लगा सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर -1, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफर कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, समझ में आ रहा है बेटा। आगे चलते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस। तो जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल का अभी तक तुम क्या पढ़ा थे, ऑक्टेट रूल, ये सब ऑक्टेट रूल में था। अब ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस देखना है तुम्हें कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या ड्रॉबैक है। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहीं पर है। तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे BH3। अगर तुम BH3 मॉलिक्यूल की बात करोगे, BH3, ठीक है, बोरेन, इसको BH3 बोलते हैं, बोरेन, BH3। यहाँ पर जो बोरान है, बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करोगे, आप इस तरह से शेयरिंग में इन्वॉल्व कराओगे, तो बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा, देखो यहाँ पर 2 + 2 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो किसी भी तरफ शेयरिंग करा लो, बोरान के पास केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक बेटा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बेटा, तभी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना, स्टेबल होता है ये मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये ड्रॉबैक है। दूसरा एग्जांपल है AlCl3, ठीक है, FeCl3, ZnCl2, ये सब बेटा इलेक्ट्रॉन ये Al है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इसको बोलते हैं। BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता है। जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा 3-4 मॉलिक्यूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके पास जो ऑक्टेट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक बेटा, समझ में आ गया फर्स्ट ड्रॉ में। फिर ये BH3 Yes, sir. स्टेबल कैसे होता है? तो आगे बताऊंगा, नेक्स्ट स्टोरी इसीलिए आएगा ना बेटा, सर जब भी फेल हो जाएगा तो बोलो। ओके सर। सर BH3 का क्या नेम है? इसको बोलते हैं बोरेन, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, देखो बेटा जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब डबल इलेक्ट्रॉन, तो हर तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर बॉन्ड बनना किसी मॉलिक्यूल का, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इवन ही होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है ना। तो जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल में ऑड इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, नाइट्रोजन के पास 5। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6। कितना हो जाएगा
कितना 11। ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी ड्रॉबैक है लुईस का, ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल लुईस ने दिया था इसलिए मैं लुईस बोल रहा हूँ। आगे है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, दोबारा बता दीजिए ऑड इलेक्ट्रॉन वाला। बेटा यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस ठीक है, तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, 11 हो गया। 11 एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब भी तुमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, चाहे Yes, CO का हो, चाहे NO3 का हो, ओजोन का हो, है ना, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, मतलब 16 हो जाएगा। यस 16 मतलब कितना होगा बेटा, और ऑड होगा या इवन होगा, इवन होगा ना। इवन। इवन। ठीक है, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दोनों मॉलिक्यूल का तो इवन नंबर होगा। जब भी ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल है जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पर ऐसा बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। उसमें से एक एग्जांपल है NO मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा, ऑक्टेट रूल में 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8। ठीक है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल तुम्हें देखने को मिलेंगे जहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा तुम्हें दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल PCl5। PCl5 को देखो, जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास जो फास्फोरस बेटा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है ना, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के पास होगा। मतलब अगर सेम ग्रुप है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। ठीक है बेटा, ये तो मालूम है तुम्हें। तो फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में है, तो जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है उतना ही फास्फोरस पास होगा। तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। जो क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा एक क्लोरीन से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन में होता है बेटा क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्लोरीन का, और ये हो गया लास्ट क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें बॉन्ड बनाना है तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पर शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गया, है ना। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, इस तरह से, है ना। अब जो फास्फोरस यहाँ पर शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है, इस तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कैप्चर कर लेता है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 तो खुद इसका हो गया, 5 शेयरिंग से मिला। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्टेट है वो स्पेंड हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है PCl5 SF6। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो, SF6 ये लिखा है SF6। तो सल्फर यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फ्लोरीन इस तरह से होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व करा दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा फ्लोरीन के पास। ठीक है, तो अब देखो बेटा सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा शेयरिंग के बाद, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबको दिख रहा होगा इस तरह से। बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं करना, लेकिन तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये देखो, ये है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विथ सल्फर, ठीक है। यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन से सल्फर हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग फ्लोरीन से मिला है, तो 6 + 6 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यस सर। तो इसका ये नेक्स्ट ड्रॉबैक था। आगे देखते हैं बेटा, ड्रॉबैक नंबर 3। जो ड्रॉबैक 3 है, ये 3 होगा, 3, 4, 5। It is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases. Some noble gases, for example, xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form a number of compound like FCF2, krypton difluoride, and xenon oxyfluoride, etc. तो देखो बेटा, हम लोग क्या समझते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का या एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑक्टेट रूल है वो बेसिकली इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पर बेस्ड है। जो नोबल गैस है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, फर्दर इसका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन तुमने देखा है यहाँ पर बेटा कि 3-4 मॉलिक्यूल का जो एग्जांपल दिया गया यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल का, इसमें नोबल गैस इन्वॉल्व है, जेनॉन, क्रिप्टॉन और यहाँ पर फर्दर जेनॉन, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि जो नोबल गैसेस है वो इनर्ट नहीं है, वो रिएक्ट कर रहा है बेटा, है ना, ठीक है। तो ये भी इसका जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, नोबल है ना जो ऑक्टेट रूल है, ये इसका थर्ड ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक यहाँ पर, थ्योरी डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अगर तुम्हें इसका शेप चाहिए वाटर मॉलिक्यूल H2O का, अगर तुम्हें शेप निकालना है H2O का ना, तो क्या तुम लुईस स्ट्रक्चर्स का शेप बना पाओगे? क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ केवल है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बताएगा हाँ कि ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका जो शेप है, वाटर का जो शेप है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऑक्टेट रूल नहीं बताएगा इसका शेप क्या है, ठीक है। तो जो फिफ्थ है यहाँ पर, it does not explain the relative stability of molecule being totally silent about the energy of molecule। ये बेटा मतलब 2 मॉलिक्यूल तुमने बना लिया, मान लो तुमने एक मॉलिक्यूल बनाया O2, दूसरा मॉलिक्यूल है O2 माइनस, ठीक है, ये आयन है यहाँ पर। तो इन दोनों का रिलेटिव स्टेबिलिटी ये नहीं बताएगा कि कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है या ये स्टेबल है ना। तो उसके बारे में पूरा का पूरा साइलेंट है, चुप है, नहीं बता रहा है। तो इतना समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे है VSEPR थ्योरी। सर एक बार लास्ट पॉइंट दिखा दीजिए। लास्ट पॉइंट है बेटा कि अगर 2 मॉलिक्यूल तुम्हें दे दिया जाए, कोई भी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जैसे मान लो तुमको दे दिया जाए यहाँ पर Cl2, ठीक है, Cl2 और F2, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसके बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सॉरी ऑक्टेट रूल है, और नहीं बताएगा। दूसरा तुमने एग्जांपल ले लिया O2 प्लस, ठीक है, O2 माइनस, इसके बारे में नहीं बताएगा। O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन हो गया, O2 प्लस मतलब तुम्हारा O2F2 हो गया, O2 माइनस मतलब ये पेरोक्साइड H2O2 हो गया, पेरोक्साइड हो गया। तो अगर 3 मॉलिक्यूल दिया जाए, ऑक्सीजन बोला जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2F2 मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, व्हिच वन हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसके बारे में नहीं बताएगा। इसके बारे में हमको आगे मालूम चलेगा, आगे जो थ्योरी है उसमें मालूम चलेगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में और उसके स्टेबिलिटी के बारे में ऑक्टेट रूल कुछ नहीं बोलता, ठीक है। एक बार ये थर्ड पॉइंट भी बता दीजिए। थर्ड ये वाला बेटा जो मैंने लिखा थर्ड, यस सर, यही वाला। ओके, थर्ड रूल देखो बेटा दोबारा। तुम्हें मालूम बेटा जो नोबल गैस है, नोबल गैस को नोबल गैस क्यों बोलते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये तुम्हारा नोबल गैस है। इसी को इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल है, सॉरी ये जो एटम है, ये इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। ये इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि
इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये जो मॉलिक्यूल है कोई भी एटम ले लो यहाँ पर, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनर्ट हो जाएगा, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। इसी रूल को इसी को देख कर बेटा ऑक्टेट रूल बनाया गया। जो लुइस है, लुइस ने इसी को ध्यान में रखकर ऑक्टेट रूल बनाया कि अगर किसी भी एटम के चारों तरफ अगर इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। तो जो एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, उस तरह से वहां पर बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी इनर्ट गैस हैं जैसे क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब जो लुइस ने सोचा था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, तो फ्लॉप हो गया, है ना। यस सर। तो यही इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि इनर्ट गैस भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। यस यस सर। आगे देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जो ऑक्टेट रूल था इसमें बताया गया था, है ना, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का शेप नहीं बताना है तो क्या इस थ्योरी से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है वो मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप बताएगा, ठीक है। तो ये याद रहे बेटा, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट थ्योरी है, that does not account the shape of molecule। तो मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताओगे? तो मॉलिक्यूल के शेप के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इसी को VSEPR ना का जो इनिशियल उसको ले लो, VSEPR, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी हो गया, द VSEPR थ्योरी। तो इसमें देखो बेटा अलग अलग कुछ नंबर दिया गया है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। This theory provides a simple procedure to predict the shape of molecule. The main postulate of VSEPR theory are as follows, ठीक है। इसको तुम लोग नोट कर लोगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जो एटम, मान लो कोई एटम ए है, एटम ए के पास कुछ बॉन्ड पेयर होगा, इस तरह से बॉन्ड पेयर हो गया, है ना, कुछ लोन पेयर होगा, और ऑक्टेट इस तरह बनाओगे इसका, ठीक है। बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर होगा। अब तुम्हें मालूम है जो बॉन्ड पेयर है, जो लोन पेयर है, उसके पास चार्ज क्या है बेटा? तो तुम बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारे नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है। ये भी इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पर ढेर सारे तुम्हें रिपल्सन देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे तुमने एक मैग्नेट ले लिया यहाँ पे, इस तरह से एक मैग्नेट ले लिया और एक और मैग्नेट ले लिया, ठीक है। उसको पास पास रख दो, एकदम पास चिपका कर रख दो, है ना। तो क्या होगा, जब तुम उसको पास लाओगे और फिर छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, दूर भागेगा और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों मैग्नेट रुक जाएंगे। और जब फिर उसको पास पास लाने की कोशिश करोगे, है ना, फिर से वापस रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तुमने मैग्नेट देखा होगा, है ना, कि दो मैग्नेट सब रख दिया तुमने, एक मैग्नेट यहाँ पर हो गया और दूसरा मैग्नेट यहाँ पर तुमने पास ले गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, दूर दूर चले जाएंगे, है ना बेटा। कुछ उसी तरह से यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी होगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग रिपल्सन की बात करेंगे तो केवल यहाँ पर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी की रिपल्सन की बात करोगे, ठीक है। तो इसमें इतना रिपल्सन होगा कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से दूर होने की कोशिश करेगा, और दूर होते होते इतना दूर जाएगा ताकि रिपल्सन मिनिमम हो जाए, और जहां पर रिपल्सन मिनिमम होगा वहीं पर वो बॉन्ड रुक जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और इसके पास दो बॉन्ड पेयर यहाँ पे इस तरह से दो बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अब इस दो बॉन्ड पेयर को तुम कैसे अरेंज करोगे कि इनके बीच में रिपल्सन कम हो? दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स कर दो, 180 डिग्री पर लगा दो, ठीक है। अगर दो बॉन्ड पेयर है उसको 180 डिग्री लगा दो, क्या बेटा, रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा,
ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसको एक ट्रायंगुलर प्लेनर के फॉर्म में अरेंज कर दो, है ना, तो यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम होगा। याद रखो बेटा, से तुमने यह वाला एग्जांपल लिया बेटा, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। अगर एंगल यहाँ पर और बढ़ाओगे, मान लो तुमने यहाँ पर 300 कर दिया, बढ़ा दिया एंगल, तो एक जगह तो रिपल्सन इस साइड से तुम देखोगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पास पास हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, इतना दूर जाएंगे कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। उसी तरह से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 120 120 120 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो डिवाइड करोगे 360 हो जाएगा। तो इसके बीच में जो रिपल्सन मिनिमम है, अगर मान लो तुम यहाँ पर एंगल बढ़ा दोगे, अगर यहाँ पे एंगल बढ़ा दोगे तो ये दो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर होगा इसका, जो तुमने यहाँ पर बनाया होगा सिस्टम, ये इसका इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर होगा। तो यही एटम के साथ भी होता है ना। एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा वहां पर, और जहां पर रिपल्सन मिनिमम होगा वहीं पर वो शेप एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रिपल्सन कैसे काउंट करो, कैसे तुम देखोगे कहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पर होगा, लोन पेयर में। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होता है। अगर कोई लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ तुमने वाटर बनाया, वाटर में 2 लोन पेयर मान लो आ गए इस तरह से, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर आएगा। अगर एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उससे कम होगा, और सबसे कम रिपल्सन होगा बेटा बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मिनिमम। ठीक है, तो ये 3 टाइप का रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा बॉन्ड्स पर। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या बेटा, चलिए एक बार वापस बता दो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मैं यहाँ पे 6 बता रहा हूँ, 6 पॉइंट को, बाकी सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसको नोट करना है। ठीक है, 6 पॉइंट पर आ जाओ। तो जो रिपल्सन बेटा, मान लो तुमने एक मॉलिक्यूल बनाया, ये तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तुमने यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लोन पेयर हो, ओके, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ देखो बेटा, इस ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर है ना, ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन वो मैक्सिमम होगा। ठीक बेटा, इसे यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, इसी मॉलिक्यूल का क्लियर पिक्चर बगल में, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो उनका ही, तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर, मैं यहाँ पर लोन पेयर को दिखा रहा हूँ, ठीक है, लोन पेयर को, और यहाँ पर 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर को मैंने ऐसे दिखा दिया, इस तरह घेर दिया, ये लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर, यहाँ पर 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर इस तरह से तुमने बना। जो लोन पेयर रिपल्सन वो मैक्सिमम होगा, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखो यहाँ पर बॉन्ड में भी क्या इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर बॉन्ड भी बनाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर एलपी लिख दिया, ये बॉन्ड पेयर है बीपी लिख दिया, बीपी। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये होगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया, और ये हो गया बॉन्ड पेयर। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना बेटा वो हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम होगा। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा कम होगा सबसे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उसके बीच में होगा, लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो 3 टाइप रिपल्सन बेटा, तो यहाँ 2 ही चीजें है, या तो लोन पेयर होगा या तो बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है,
लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन बीच में आएगा, इंटरमीडिएट रिपल्सन होगा। और सबसे कम रिपल्सन है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का रिपल्सन है। रिपल्सन समझ में आया बेटा यहाँ पर? यस सर। ओके, यस सर। तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉलिक्यूल का। ठीक है, कैसे बनाओगे बाद में बताया जाएगा, एक साथ मैं डिस्कस बताऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा रिपल्सन। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडेशन, तीनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आते हैं बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्चुअली मॉडर्न थ्योरी है, मतलब ज्यादा मॉडर्न थ्योरी की बात करोगे तो वो एमओ थ्योरी है। ठीक है, एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे भी आगे एटॉमिक थ्योरी आगे बेटा है ना, तो वो है आगे देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आ जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, VBT पर, जिसको VBT बोलोगे। हाँ बेटा। सर ये जो ऊपर फर्स्ट 5 पोस्टुलेट थे वो नहीं पढ़ने? वो मैंने बता दिया। ओके सर। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया रिपल्सन बारे में। देखो यहाँ पर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने अभी, है ना। यहाँ देखो सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वैलेंस शेल रिपेल ऑन वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, रिपल्सन होगा बेटा, ये मैंने बता दिया है ना। तो जितने भी पॉइंट है मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ये 6 पॉइंट यहाँ पर है, इसको केवल नोट कर लो केवल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन यहाँ पर मैंने कॉपी किया है। आगे जो VBT पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो VBT इनिशियल यहाँ पर VBT वैलेंस का इनिशियल V हो गया, बॉन्ड का B, थ्योरी का T, तो VBT हो गया। ठीक है, इसका जो मेन हाईलाइट है वही देखना है बेटा, जो VBT है इसका जो एक्चुअल चीजें अगर एक्सप्लेन करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर ये बेस्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा बेटा, इससे पहले जो तुमने थ्योरी पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा, दोनों एटम को शेयर कर रहे हैं, इस सब बातें था। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल का यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द एटम्स मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन ओवरलैप विद अदर। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा, ऑर्बिटल, जैसे तुमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का ये हो गया स्फेरिकल s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये सेकंड हाइड्रोजन हो गया, ये सेकंड हाइड्रोजन का स्फेरिकल s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनना होगा तो ये दोनों पास पास आएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो फॉर कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म two atoms must come closer to each other so that orbital of one overlaps with other। इतना पास पास आएंगे कि इसका जो s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल को ओवरलैप कर जाए। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, हर एक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यहाँ बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट पर, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, मतलब अगर s ऑर्बिटल की बात करोगे तो हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, है ना। अगर हाइड्रोजन बात कर रहे हो तो यहाँ पर s ऑर्बिटल होगा केवल। अगर क्लोरीन की बात करोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे तो वहाँ पर और भी ढेर सारे ऑर्बिटल होंगे, लेकिन हर एक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, केवल वैलेंस शेल का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और उसमें भी वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर नहीं बेटा, अनपेयर्ड। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, ऐसा नहीं बात है, कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास देखो तुमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हाइड्रोजन का, तो क्या होगा 1s1। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या होगा 1s1। जो s ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों पास पास आएंगे। ठीक है, ये दोनों
एक दूसरे के पास पास आएगा तो ये ऑर्बिटल है, दोनों पास पास आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मान लो अगर p ऑर्बिटल है तो वैकेंट है, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल होगा वैकेंट होगा, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है या फिर जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग न्यू लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या बेटा सर सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बार बता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं मालूम क्या होता है? जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। नहीं बेटा, इसमें मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड, इसमें बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, से मैं ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो क्या होगा बेटा 1s2, बोलो तुम 1s2 2s2 2p कितना होगा बेटा 2p 2 2p2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो जो 1s ऑर्बिटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 होगा ना 2p4 2p4 होगा, यस 8 होता है 4 होगा, 8 होगा ना, 8 होगा ना इसका काम। ये 8 होगा, ये गलत किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2p4 मैं कर दे रहा हूँ 2p4, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में जो p सबसेल है, p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा बेटा ऑक्सीजन में 2, अच्छा यस 2 ठीक है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको 10 निकालोगे, समझ में आ गया बेटा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मालूम चलेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल बताओगे कि कहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 1s1, सेकंड का भी 1s1 है, तो दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों पास पास आएंगे ये दोनों एटम, ठीक है। दोनों क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये दोनों ही पास पास आएंगे, ठीक है, और वहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। जो फर्स्ट ऑर्बिटल है ये भी पास आएगा, सेकंड ऑर्बिटल ये भी पास आएगा, है ना, तो दोनों पास पास आएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो तुम्हें ब्लैक कलर का तुमने कलर किया है, ये क्या है बेटा ओवरलैप रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एटम 1 और एटम 2 दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, सॉरी यहाँ पर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, शेयरिंग नहीं हुआ, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। As a result of overlapping, a new localized bond orbital is formed, in which probability of finding electron pair is maximum. और तुम्हें मालूम है ना कि ऑर्बिटल्स क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, यस है ना। तो जब ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग बाद एक नया, ठीक है, एक नया लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ये जो बना तुमने ब्लैक कलर का बनाया बेटा वो क्या है न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। जब लोकलाइज्ड होगा बेटा यहाँ, सॉरी जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो वहां पर न्यू लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। फोर्थ पॉइंट, greater is the overlapping, lesser will be bond length, more will be attraction and bond strength। देखो बेटा जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, मतलब ये तुम्हारा s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, समझा रहे बेटा। मतलब ये ओवरलैप एरिया ज्यादा होना चाहिए, जहाँ ओवरलैपिंग करा रहे बेटा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना ही लेसर बॉन्ड लेंथ होगा,
ठीक है, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक बेटा, जो फोर्थ पॉइंट से क्या Yes, निकलता है, फोर्थ पॉइंट तुम यहाँ निकाल सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इससे देखो, तुमने दो स्टिक ले लिया है, एक स्टिक छोटा सा है, दूसरा बहुत ही लॉन्गर स्टिक है। ठीक है, दोनों का जो थिकनेस है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, एक छोटा वाला स्टिक है, एक बड़ा सा स्टिक है। अब तुम्हें बोल दिया जाए दोनों को तोड़ने के लिए बीच में से, ठीक है, दोनों को बीच में से ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो तुम जो लॉन्गर स्टिक है उसको तुम इजीली तोड़ ले जाओगे, पकड़ोगे यहाँ से भी, यहाँ से पकड़ोगे, है ना, दोनों जब फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। लेकिन जो स्मॉलर स्टिक है, क्या तुम उसको उतना इजीली तोड़ पाओगे? नो सर। नहीं, है ना, सब कुछ सेम बेटा, बस यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस है। ठीक है, बस ये लेंथ छोटा हो गया, ये लेंथ बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर लॉन्गर बॉन्ड है, इसका मतलब तुम उसको इजीली ब्रेक कर ले जाओगे। तो ये लॉन्गर है, अगर यहाँ पे एटम ए और बी है, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अगर लॉन्गर बॉन्ड है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है ना, लॉन्गर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्मॉलर बॉन्ड हो। सर पता कैसे चलेगा बॉन्ड लेंथ? मालूम चल जाएगा। पहले तो ये तो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, तुम आगे सोचने लगते हो 2 किलोमीटर आगे का। यहाँ तो जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बेटा ये स्मॉलर बॉन्ड है, तो अगर स्मॉलर बॉन्ड है तो उसको तुम इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लॉन्गर बॉन्ड है, उसको इजीली तुम ब्रेक कर जाओगे। अब बॉन्ड कैसे मालूम चलेगा कौन लॉन्गर है कौन शॉर्टर है, वो आगे बताया जाएगा। सर बोलो सर, वैसे बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या है? बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मान लो तुमने एक बॉन्ड बनाया, ए HCl होने वाला है, HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, HCl में जो एटम ए है उसका न्यूक्लियस, एटम बी इसका न्यूक्लियस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है आगे बताया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी है, आगे भी तुम्हें मालूम चलेगा। ठीक है, तो याद रखो बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। एटम ए और एटम बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इंटरनल डिस्टेंस होगा, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलोगे। ये समझ में आया बेटा? तो यहाँ तुम लिख लोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको नोट कर लेना, पॉइंट 4 में आएगा। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट कर लिया तुमने। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको यहाँ पे देखोगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। ये तो हो गया है, ऊपर का आ गया यहाँ पर। एक्चुअली जो लाइन है यहाँ पर, ये ऑक्टेट रूल का है, यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा बेटा, जो ऊपर लिखा गया है कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द एटम मस्ट कम क्लोजर टू सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन ओवरलैप्स विद अनदर। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग 2 टाइप्स होता है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग कराओगे एटॉमिक ऑर्बिटल का, 2 टाइप से ओवरलैपिंग करा सकते हो। तो अगर 2 टाइप से ओवरलैपिंग कराओगे तो 2 टाइप का बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग है 2 टाइप से होगा, तो 2 टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और सेकंड बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। सिग्मा बॉन्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करते बेटा, सिग्मा बॉन्ड है ना, और पाई बॉन्ड को इस तरह भी रिप्रेजेंट करोगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 2 टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बेटा, वीबीटी से। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट आया। इसके पहले जो ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल में क्या तुमने सिग्मा पाई देखा था, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं सुना था, है ना। तो जो वीबीटी है, वीबीटी में सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे बनेगा,
तो सिग्मा बोलोगे कि सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो क्या आंसर होगा बेटा? बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कराओगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। हम लोग समझेंगे आगे बेटा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कैसे पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब बनाया भी गया है कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा वीबीटी का। एक कोवेलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड between two atoms having the maximum density of electron cloud along a line connecting to the center of bonded atom is called as S bond। तो यहाँ पर S ना होगा, S को सिग्मा बोलोगे क्योंकि यहाँ पर सिग्मा का सिंबल नहीं है, सिग्मा कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस सिग्मा बॉन्ड इज thus said to possess a cylindrical symmetry along the internuclear axis। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ना सिलेबस में उसी का हम लोग जिक्र करेंगे। पहला यहाँ पर एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखना है, दूसरा है पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। ठीक है, डी ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग होता है, जो एफ ऑर्बिटल उसका भी ओवरलैपिंग होता है, लेकिन इन दोनों को नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है एस पी सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, बस फिर उसी को देखना है, एस सिग्मा बॉन्ड और पी सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स सिग्मा बॉन्ड। लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है और नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा, है ना, इसके बारे में समझना होगा तब मालूम चलेगा बेटा। ठीक है, तो देखते बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने शेप ऑफ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पढ़ा था। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, पढ़ा है ना बेटा? यस यस सर। यस सर। इस तरह से अगर तुमने एक्सिस बना दिया यहाँ पर तो ये इस तरह से एक्सिस हो गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बेटर एक्सिस बना देता हूँ। यहाँ पर शेप दिया गया, यहाँ से एक्सिस निकल आएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सिस में ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर तुमने एस ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल होगा इस तरह से, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। चाहे तुम एक्स एक्सिस के अलाउंड देखो, चाहे वाई एक्सिस के अलाउंड, चाहे जेड एक्सिस के अलाउंड, हर तरफ तुम्हें स्फीयर ही दिखाई देगा, है ना। जो शेप है तुम्हें एक ही शेप दिखाई देगा। तो अगर एक ही टाइप का शेप दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? सिमेट्रिकल फॉर ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने दूसरा एस ऑर्बिटल ले लिया, इसी तरह से तुमने क्या किया बेटा? दूसरा एस ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो एक मिनट ऐसे बना दे रहा हूँ, टाइम लग जाएगा उस तरह से बनाने में। बस इमेजिन करना कि ये दोनों ऐसा ऑर्बिटल है ना। अब दोनों पास पास लाओगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर तुम अलग अलग डायरेक्शन ला सकते हो। इस डायरेक्शन से भी ला सकते हो, सेकंड ऑर्बिटल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट एस ऑर्बिटल है, ये सेकंड एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट को तुमने फिक्स रखा और सेकंड को तुम्हें अप्रोच करना फर्स्ट के पास, ओवरलैप कराना है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा, है ना। यहाँ से भी ला सकते हो, यहाँ से भी ला सकते हो, यहाँ से भी ला सकते हो, यहाँ से भी, है ना। इनफाइनाइट डायरेक्शन है अप्रोच कराने का। ठीक है, लेकिन अगर इन सब डायरेक्शन से अप्रोच कराओगे, इन सब डायरेक्शन से तुम यहाँ पर ओवरलैप कराओगे तो क्या होगा बेटा?
इस एटॉमिक से अगर ओवरलैप कराओगे तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तब। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है उसको सेम एक्सिस के अलावा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलावा तुम इसको ले आओगे, दोनों को पास, इसको भी ले आओगे, यहाँ पर इसको भी ले आओगे, ठीक है। दोनों एस एक्सिस के अलावा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो फिर ये बनेगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, है ना। ये ओवरलैप एरिया है, कंबाइन हो जाएगा। तो जो तुम्हारा ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बाहर से देखोगे तो जो है ना, ये पूरा पूरा इस तरह से तुम कलर कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ओवरलैप होने के बाद तुम्हें दिखाई देगा इस तरह से, है ना। कलर कर दिया पूरा, तो इसका जो शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है इसको तुम क्या बोलोगे? एस एस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड बना बेटा क्या नाम दोगे इसको? एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि तो एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैप किया हुआ है, अलोंग द एक्सिस अप्रोच हुआ है। तो अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ बेटा? एस ऑर्बिटल, दूसरे का एस ऑर्बिटल, ठीक है। फर्स्ट एटम का एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल। बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड, जिसका नाम क्या हुआ? एस एस सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रहा है बेटा? सर एक बार एक्सियल ओवरलैपिंग फिर से बता दो। एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को पास पास लाओ, दोनों का एक्स एक्सिस मिला दो तुम, इसको एक पर रख दो, ठीक है। ये जो एटम है यहाँ पर इसको पास पास ले आओ, तो जो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो तुम्हें बनेगा अगर तो एस एस सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा एस एस सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। आ जाते हैं एस पी सिग्मा बॉन्ड पर। सर एस एस ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बन गया आगे? ये ऑर्बिटल बना बेटा, देखो यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, न्यू लोकलाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब ये ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा बेटा? कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। ये फर्स्ट का न्यूक्लियस है, सेकंड का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये फर्स्ट दोनों, देखो यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे दूसरा एटम होगा। फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, सेकंड एटम का न्यूक्लियस, है ना। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो ये तुम्हारा क्या बना? ये जो तुमने इस तरह से गोल गोल बनाया है यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में, ये तुम्हारा क्या बेटा? न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। सर तो बीच और में इसी ऑर्बिटल क्या बोलोगे बेटा? इसी ऑर्बिटल को तुम बोलोगे एस एस, जो ऑर्बिटल तुमने बनाया है इस ऑर्बिटल को बोलते हैं एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये ऑर्बिटल क्या है बेटा? देखो यहाँ हमने बनाया एस एस सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड मतलब क्या है? एक टाइप का एक न्यू ऑर्बिटल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस एक्स एक्सिस को नहीं, पूरा का पूरा बेटा, बीच वाला पार्ट नहीं, पूरा का पूरा। तो देखो पूरा ओवरलैप होकर एक न्यू बन गया, ये पूरा एक एंटिटी है। तो मत इसको अलग मत सोचो, इसको अलग मत सोचो, ये पूरा एक एंटिटी है, ठीक है। तो इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। हाँ, इस ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। यस। आ जाते हैं sp सिग्मा बॉन्ड पर। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। तो दूसरा बॉन्ड है sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सेकंड ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। दूसरा है बी वाला, जो मैं बी वाला को बता दे रहा हूँ। हाँ बोलो सर। जो हमारा एस का जो पूरा का पूरा जो शेप बन गई है सर, इस पूरे के अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं होती, सिर्फ बीचों बीच होते हैं मैक्सिमम। नहीं, पूरे के बीच में पूरा पूरा एक ही ऑर्बिटल अलग देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है बेटा, है ना। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इस पूरे ऑर्बिटल में तुम बोलो, यहाँ नहीं बोलोगे इस रीजन में, तो यहाँ तुम्हें अलग प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर अगर तुम इस रीजन की बात करोगे, हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 10% हो, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 60% हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90% हो, ठीक है। लेकिन इस पूरे के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। इसको, इस पूरे रीजन को, इस पूरे एरिया क्या बोलोगे? एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, sp ओवरलैपिंग।
तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? एक एस ऑर्बिटल होगा, दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होगा बेटा? ऑर्बिटल। दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, है ना? तो ये मैंने पी ऑर्बिटल लिया है। तो यहाँ पर कौन सा पी ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ, तुम बताओगे? यहाँ पर है ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर है ये वाला जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अब दोनों को पास पास लाओगे, है ना? तो जो एस ऑर्बिटल है और ये जो पी एक्स ऑर्बिटल दोनों पास पास आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्फेरिकल है और ये जो सिलिंड्रिकल दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों ओवरलैप करेगा। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर देखो ये जो लूप दिख रहा है, लूप दिख रहा है बेटा इस तरह से, इसको लोब बोलते हैं, लोब। लोब ये बेटा जो डंबल है, डंबल का दो पार्ट होता है। अगर कोई डंबल देख रहे बेटा तो डंबल का दो पार्ट होता है ना? जो अलग अलग पार्ट होता है डंबल का, उसको लोब बोलते हैं, लोब। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो एक डंबल में दो लोब होता है। तो अब देखो ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लंग यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, ये तुम्हारा ओवरलैप एरिया हुआ। ठीक है, जब ओवरलैपिंग हो जाएगा तो इसके बाद क्या बनेगा बेटा? इसके बाद ऑर्बिटल बनेगा, न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। जो न्यू लोकलाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब ये इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा बेटा, तो जहाँ पर ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर देखो, वहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, और जहाँ जो सेकंड लोब है यहाँ देखो बेटा, अगर तुम बात करोगे यहाँ पर दो, ये तुम्हारा फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, सेकंड न्यूक्लियस है ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा तो तुम छोटा सुना दोगे, तो सेकंड लूप है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है वहां पर वो जो लूप है वो बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है तो तुम क्या बोलोगे? ये हो जाएगा sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, देखो ऊपर डायग्राम में देखते हैं, ऊपर जो बनाया है डायग्राम, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा एक s ऑर्बिटल है, दूसरा p ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैप किया, है ना? ओवरलैप होने के बाद ये न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड बना। लोकलाइज्ड होने पर जहां पर ओवरलैपिंग होगा वो लोब बढ़ जाएगा, है ना, और सेकंड लोब श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, इन दोनों को ओवरलैप से क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या बोलोगे? sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, थर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड को देखो, यहीं पर देख रहे हो तो आसान हो गया। फर्स्ट पी ऑर्बिटल है, सेकंड पी ऑर्बिटल, दोनों को पास पास लाओगे तो ये मान लो पी एक्स है, ये भी पी एक्स है। ठीक है, दोनों ही पी एक्स है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करा रहे हो। ठीक है, ये ओवरलैप होगा, ओवरलैप जहाँ पे होगा वहां पर उस लोब को तुम बड़ा कर दोगे, जो बीच वाला लोब है बेटा ये बड़ा हो जाएगा, जो किनारे किनारे वाला लोब देखो इस तरह से, बीच वाला लोब इस तरह से बड़ा हो जाएगा, जो कॉर्नर वाला लोब है छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का न्यूक्लियस एटम का, सेकंड एटम का न्यूक्लियस है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको तुम क्या बोलोगे? पी पी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो तीन टाइप का सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे कब सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। सर लास्ट वाला समझते हैं, लास्ट वाला भी नीचे बना दूं, समझा दूं बेटा। देखो तुमने एक पी ऑर्बिटल लिया, पी एक्स ऑर्बिटल, कैसे बनेगा? ये है तुम्हारा पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यह है तुम्हारा दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों पी एक्स ऑर्बिटल है, इन दोनों को पास पास ले आओ। ठीक है, किस एक्सिस के अलोंग ला रहे बेटा? अराउंड द एक्स एक्सिस, एक्सियल ओवरलैपिंग कराओगे। ठीक है, अराउंड द एक्सिस आएगा बेटा, तो क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ फर्स्ट का, ये तुम्हारा फर्स्ट पी ऑर्बिटल है, ये सेकंड पी ऑर्बिटल है, दोनों को पास पास ला दिए, है ना, दोनों पास पास आ गए। पास पास आने के बाद क्या होगा बेटा? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा बेटा वो लोब तुम बड़ा कर दोगे, ये ओवरलैपिंग होगा बेटा, ये लोब बढ़ जाएगा,
और जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हुआ वो लोग छोटा हो जाएगा। यहाँ पर इस लोग को ओवरलैपिंग नहीं हुआ, यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, ये वाला लोग छोटा हो जाएगा। बीच में क्या होगा बेटा, बीच में दोनों लोग मर्ज हो जाएंगे। बीच का जो लोग है ये लोग वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने पर एक बिगर लोग बना लेगा यहाँ पे, है ना। एक बड़ा सा इस तरह से सिलेंड्रिकल एरिया बन जाएगा। इसी को तुम क्या बोलोगे, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे छोटे वाले को मिलाकर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, है ना, जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, पी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पूरा पूरा एक छोटा वाला भी इंक्लूड होगा बेटा यहाँ पे। सुनो, छोटा वाला में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ये पूरे एरिया को मिलाकर पूरा था। ठीक है, पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा एंड दैट एरिया इज नोन एज पी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, पी सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया बेटा? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो टीपीपी आज दिया गया उसको सॉल्व कर लेना। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में जहाँ ओवरलैप हुआ वो क्यों नहीं बड़ा हुआ? यहाँ पर ये भी बड़ा होता है बेटा, ये भी देखो, अगर ओवरलैप करा होगा देखो क्या होता है, ये इस तरह से ओवरलैप हुआ है ना, इस तरह से ओवरलैप हुआ। मैं थोड़ा सा और अच्छा बना दे रहा हूँ इसको। ये तुम्हारा एक स्फीयर है, यस सर। ये सेकंड स्फीयर है। ठीक है, तो अगर तुम इसको ही केवल देखोगे तो क्या होगा, ये इस तरह से छोटा सा है इस तरह से, और फिर यहाँ पर सेकंड स्फीयर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरा एरिया इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो बढ़ जाता है, पूरा इस तरह से जाएगा। ये पूरा पूरा सिलेंड्रिकल हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा फ्लैट हो गया है। पहले यहाँ पे क्या होता है, अगर स्फेरिकल होता है यहाँ पर क्या होगा, है ना, यस। यहाँ पे कुछ एरिया कम होगा, अब पूरा पूरा सिलेंड्रिकल हो गया, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, नमस्ते। Thank you. ओके सर, बाय।